हेलो स्टूडेंट्स। पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हमने पढ़ा था भारतीय रक्षा नीति का अर्थ और इसकी आवश्यकता क्यों है। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे भारतीय रक्षा के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भारत के पड़ोसी जो राष्ट्र हैं वो कौन से हैं और उनकी सीमाएं जो हमें टच करते हैं उनकी लंबाई क्या है, ये सारी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में दी। तो ये रक्षा नीति को निर्माण करने में पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी को भी हमें ध्यान में रखना होता है। उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी रक्षा तैयारी कैसी है। क्या वो लगातार अपनी सेनाओं का विकास कर रही हैं, उनका रक्षा बजट है वो क्या हर वर्ष उसमें वृद्धि हो रही है, कैसे हथियार उनको दिए जा रहे हैं और कैसी उनके जो उनके मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ उनके संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, सामरिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो सारी रक्षा तैयारी में उनकी आती हैं। फिर बात आती है रक्षा विकास कि पर्टिकुलर उस देश में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो या नेपाल हो, जो भी देश हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी रक्षा विकास कैसे है। क्या उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या किसी देश की सहायता से वो नए हथियारों का निर्माण में उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, या जो भी आज वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग किया जाता है, नई नई मिसाइलें हैं, एयरक्राफ्ट हैं या अन्य जो हथियार हैं वो इसमें आते हैं। तो हमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि रक्षा विकास उन देशों का किस लेवल का है आधुनिक युग में, जो एक अहम रोल इसमें वो अदा करते हैं। फिर है हथियारों की ओढ़। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे चाइना है, उसकी जो सेना है और उसके जो हथियार हैं, चाहे वो मिसाइलें हैं या लड़ाकू वायुयान हैं या जलपोत हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से उनका विकास कर रहा है। अगर वर्तमान में बात करें तो उनके जो परमाणु हथियार हैं उनका भी काफ़ी उन्होंने निर्माण किया है, जो 250 से 300 तक माना जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान के पास भी 150 से 200 की संख्या में उसको माना जाता है। तो भारत के तुलना में परमाणु हथियार चाइना और पाकिस्तान के पास हैं। तो ये हथियारों की ओढ़ है, वो लगातार नए नए हथियार जैसे चाइना से भी खरीदता है, लड़ाकू विमान है जैसे हमने भी खरीदे हैं, राफेल हैं, वो हमने पाकिस्तान के जो F-16 जो विमान है अमेरिका से उसने लिए थे, उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमें ये विमान खरीदे हैं। तो एक हथियारों की ओढ़ लग जाती है और इस ओढ़ में अब हमने राफेल जो विमान खरीदे हैं वो इसी का एक पार्ट है, ताकि हम उसके विरुद्ध इनका प्रयोग कर सके और हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, रक्षा नीति है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें और आने वाले समय में उन हथियारों का इसके विरुद्ध प्रयोग कर सके। और फिर आता है सामरिक गठजोड़। इसमें करंट में देखें, वर्तमान में देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान के बीच जो संबंध बढ़ रही हैं वो सामरिक गठजोड़ को दर्शाते हैं।
वो उनका रक्षा जो संबंध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, नए नए हथियार हैं वो चाइना इसको दे रहा है, चाहे वो मिसाइलें आए या और प्रकार के जो सैनिकों के लिए जो सामान होता है वो सारी चीज़ें डील चाइना के साथ पाकिस्तान कर रहा है। तो इनके जो रिलेशन बढ़ रहे हैं वो एक सामरिक गठजोड़ का रूप धारण कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक खतरा है और इसको भारत अनदेखा नहीं कर सकता। और इसको ध्यान में रख के भारत ने अपनी जो रक्षा नीति है उसका निर्माण करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा। फिर आती है राष्ट्रीय समस्याएं। यहाँ दो प्रकार की राष्ट्रीय समस्याएं हैं, बाह्य समस्याएं और आंतरिक समस्याएं। बाह्य समस्याएं वो होती हैं जो बाहर से भारत को खतरा हो, जैसे चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है उसमें जो भी तनाव रहता है, डोकलाम इशू है या गलवान घाटी में जो इशू हुआ, ये सारे के सारे हमारी बाह्य समस्याओं में शामिल हैं। और दूसरी साइड से है पाकिस्तान, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, यानी कि वहाँ से अपने जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे के वो भारत में शामिल करता है। तो वो भी हमारा इसमें डाल सकते हैं कि भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो भी बाह्य एक खतरा है जो लगातार बढ़ रहा है पाकिस्तान की ओर से। और इससे पहले पुलवामा अटैक था, उसमें भी दोनों देशों के बीच जो तनाव हो वो काफ़ी बढ़ गया था। तो ये एक राष्ट्रीय समस्या पैदा हो जाती है। और ऐसी ही आंतरिक जो समस्या है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। धार्मिक कट्टरवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, नक्सलवाद है। तो ये सारे के सारे आंतरिक समस्याएं होती हैं। अगर भारत की हम बात करें तो नक्सलवाद जो है वो एक आंतरिक समस्या है जो भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। और कुछ वर्षों तक देखें, अगर बात करें हम 2015 से पहले, 2014 से पहले, तो नक्सलवाद का जो था, नक्सली जो घटनाएं थी वो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उनमें कुछ गिरावट देखने को मिली। यहाँ हम नक्शे में देख सकते हैं जो रेड कलर के जो स्टेट हैं, चाहे वो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, तो ये सारा का सारा जो एरिया है ये नक्सलवादियों के इर्द गिर्द रहा है। यानी कि यहाँ पर नक्सलवाद काफ़ी फैला है और लगातार अपने जो पैर है वो पसार रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक राष्ट्रीय समस्या है। और राष्ट्रीय जो रक्षा नीति बनती है या रक्षा नीति का जब निर्माण करते हैं तो इनको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। और इनसे हम इन समस्याओं को सुलझाने के लिए या इन समस्याओं से सामना करने के लिए रक्षा नीति के निर्माण में इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं वो समस्याएं होती हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं, चाहे वो किसी भी देश से रिलेटेड हो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसमें आता है आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो हमने 9/11 में हमने देखा, अमेरिका के ऊपर जब अटैक हुआ 9/11, उसको बोला जाता है 2001 में। तो वहाँ अगर देखें तो वो पूरे विश्व को प्रभावित उसने किया, पूरे विश्व को प्रभावित किया। इससे पहले अमेरिका के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ था, यहाँ तक कि
फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में देखें तो उसकी अपनी ज़मीन के ऊपर किसी भी देश ने हमला नहीं किया था। लेकिन 9/11 एक ऐसी घटना है, ऐसे मतलब आतंकवादी हमला था कि पूरे विश्व को हिला के रख दिया। उसकी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, पेंटागन है, उनको टारगेट किया गया और वो एक अंतर्राष्ट्रीय विमानों को हाईजैक करके उनके द्वारा अटैक किया। और इसके पीछे अलकायदा का हाथ था, जो बाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के उसको मारा और उसका जो नेटवर्क था उसको ख़त्म किया। लेकिन अब भी पूरी तरह से उसका जो नेटवर्क है वो ख़त्म नहीं हो पाया है अलकायदा का। तो ये पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है। आज देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में अमेरिकी जो सैनिक हैं या नाटो की जो सेना है, वो उसी दौरान उन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी कि यहाँ से आतंकवाद अलकायदा का सफाया हम करेंगे। और जो तालिबान है उसके भी अलकायदा के साथ लिंक थे। और फिर आ जाता है व्यापार युद्ध, ट्रेड वार, जो अभी अभी ट्रम्प प्रशासन के दौरान ये देखने को मिला है पूरे विश्व को। चाइना और अमेरिका के बीच एक ट्रेड वार आरंभ हुआ, जो पूरे विश्व इससे प्रभावित हुआ। कुछ चीज़ों को बैन किया अमेरिका ने, कुछ चीज़ों को बैन किया चाइना ने। तो ये एक मार्केट को लेके अपना एक इनका युद्ध है, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ये प्रभावित कर रही हैं। तो इनको भी हमें ध्यान में रख के अपनी रक्षा नीति निर्माण करना पड़ता है। फिर है धार्मिक कट्टरवाद। जैसे जैसे आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, आधुनिक युग में बहुत से चैलेंज हैं, तो उसमें एक आता है धार्मिक कट्टरवाद, जो पूरे विश्व में एक खतरा बनता जा रहा है। और इसका जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में अप्रैल 2019 को, यानी कि 21 अप्रैल 2019 को एक चर्च में ब्लास्ट किया गया और बहुत सारे होटल थे या कई जगहों पर, कुल मिला के लगभग 8 के आसपास वो बम ब्लास्ट वहाँ किए गए और कम से कम 270 के आसपास वो लोगों की हत्या वहाँ हुई, मारे गए इन ब्लास्टों में। तो ये एक उदाहरण है धार्मिक कट्टरवाद का, कि उन्होंने पर्टिकुलर एक चर्च को निशाना बनाया और वहाँ पर जितने भी प्रार्थना कर रहे लोग थे वो मारे गए। तो इसकी निंदा पूरे विश्व ने की और इसका जो इस हमले की जो जिम्मेदारी थी वो ISIS ने ली। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जो आज लगातार बढ़ रही है। फ्रांस को देखें 2 अगस्त 2020 में, कि वहाँ पर किसी ने कार्टून बना दिया था मुस्लिम जो धर्म को लेके, और उसकी बाद में हत्या की गई। और फिर जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने मतलब वहाँ पर कुछ बयान किया और पूरा विश्व ने उसका विरोध किया, या जो खासकर मुस्लिम जो कंट्री थी उन्होंने उसका विरोध किया और बड़े स्तर पर उसका विरोध किया। तो ये लगातार धार्मिक कट्टरवाद है, वो लगातार विश्व में फैल रहा है और वो सभी देशों को प्रभावित कर रहा है। तो उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते और उसको भी ध्यान में रख के हमें राष्ट्रीय जो रक्षा नीति है वो उसका निर्माण करना पड़ेगा। फिर आता है राष्ट्रीय रक्षा एवं अनुसंधान विकास। ये जो तथ्य है या तत्व है वो एक रक्षा नीति के निर्माण में काफ़ी अपना विशेष स्थान रखता है और सभी देश इसके बल पर ही अपनी रक्षा नीति
का निर्माण करते हैं और उसको एक मजबूत बनाने में इस तत्वों का सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जो भारत में एक रक्षा के मामले में अनुसंधान करने में अग्रणीय एक हमारी जो संगठन है, चाहे वो नौसेना है, वायुसेना है या थल सेना है, सभी प्रकार के जो हथियार हैं वो यहाँ पर निर्माण किया जाता है या उनका मतलब विकास किया जाता है नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। फिर आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। इसका काम है नए नए लड़ाकू विमान हैं उनका निर्माण करना, नई नई तकनीक है डेवलप करना, नए नए जो हेलीकॉप्टर हैं उनका डेवलप करना है। तो इसके द्वारा वो सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तेजस विमान का हम उदाहरण दे सकते हैं, तो HAL का काफ़ी उसमें योगदान है, जो आज हम जो सरकार ने भी 123 विमानों का निर्माण के लिए वो अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, आज ISRO पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। और यहाँ पर एक हम पिक्चर देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, ये ISRO के द्वारा अपने जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजा था उसके द्वारा ये खींची गई है। तो इसको हम रक्षा नीति में इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आज के समय आधुनिक युग में जो सैटेलाइटें हैं जो हम अपने सैनिक कार्यों के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं, GPS है या और बहुत सारी जो सैटेलाइट के माध्यम से हम जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम करते हैं। तो आज के युग में किसी भी मिसाइल को टारगेट देने के लिए सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, जो हमें मदद करती है ISRO। तो ये भी हमारी रक्षा के नीति में एक विशेष स्थान है। इससे आगे आता है सशस्त्र सेनाओं के उत्तरदायित्व, कि हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी है या नेवी है, तो ये तीनों सेना ही हमारी जो इनके उत्तरदायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या हैं। जैसे सबसे पहले जो इनका जो प्रथम जो कर्तव्य है या उत्तरदायित्व है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि देश की सुरक्षा करना। देश की सुरक्षा का मतलब है हमारी जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना। और फिर है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है या बाढ़ है, भूस्खलन है या कोई तूफान आ जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं में। तो यहाँ पे जो आर्मी है उसका सहयोग असराहनीय रहा है। चाहे वो गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, वहाँ पर सेना ने अपना जो काम है वो बड़ी मतलब लगन से किया। नेपाल में जो बाढ़ आई उसमें भी देख सकते हैं, केरल में देख सकते हैं, या उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी तो वहाँ भी हम देख सकते हैं। उसमें सेना का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हर मानसून में कहीं ना कहीं, चाहे बिहार में हो, चाहे केरल में हो, चाहे मुंबई में हो, तो सेना का अपना एक अलग से उसमें सहयोग रहता है लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के बचाव के लिए। तो उसमें सशस्त्र सेनाओं का काफ़ी अहम रोल रहता है। तो फिर है राजनीतिक दृष्टिकोण।
कोई भी रक्षा नीति है किसी भी देश की, वो डिपेंड करती है वहाँ की जो राजनीतिक जो इतिहास रहा है या उसका दृष्टिकोण रहा है, वो काफ़ी अहम उसमें अपना योगदान देते हैं। चाहे हम 1947 से लेकर अब तक हम बात करें तो जिन जो भी सरकारें आई हैं वो कितना हमारी आर्मी को लेके, हमारी नेवी को लेके या हमारी वायुसेना को लेके, यानी कि हमारी जो रक्षा नीति है वो कितने सीरियस होके उसको वो देखते हैं या अपनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं, वो डिपेंड होता है सरकारों के ऊपर, जो कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। जैसे 1974 में जब परमाणु परीक्षणों के लिए बात आई तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पे अपनी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी वो दिखाई और उन्होंने परमाणु परीक्षण के लिए अनुमति दी और उनका 18 मई 1974 को वो उनका परीक्षण किया गया। और फिर 1998 में 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की अनुमति से वो परमाणु परीक्षण किए गए। तो ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर ही उनका परीक्षण किया गया, जो कि रक्षा नीति का एक अहम रोल रहा। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है या धारा 370 है, तो ये सारे के सारे जो इशू हैं इनमें सरकार की क्या अपना एक दृष्टिकोण वो रखते हैं, तो वो भी एक राष्ट्रीय रक्षा नीति के तहत उनको देखना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की प्रति संवेदनशील, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं उनके प्रति राजनीति सत्ता या सरकार है उसका क्या विचार है, कितनी वो संवेदनशील हैं हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति। हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, हमारी जो सीमाएं हैं या हमारी अखंडता है या प्रभुसत्ता है, इसको लेके वो कितने संवेदनशील हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान उसमें देते हैं रक्षा नीति के निर्माण में। फिर है वर्तमान परिस्थितियाँ। अगर हम आज करंट जो सिनेरियो है उसकी बात करें तो हमारे जो सार्क के सदस्य हैं, जिसमें हमारे जो आस पास के जो देश हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे वो भूटान है, चाहे नेपाल है, चाहे मालदीव है, चाहे वो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो ये म्यांमार है, ये सारे के सारे सार्क के सदस्य हैं और इनके साथ अच्छे संबंध बना के हम पूरे भारतीय महाद्वीप में एक शांति स्थापित कर सकते हैं और जहाँ पर शांति स्थापित होगी वहाँ पर विकास कार्य हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे और आम जो जन है उसके हितों में वो कार्य करने में हमें मदद करेंगे और उनके साथ हमारे रिलेशन अगर अच्छे हैं तो हमें रक्षा नीति का निर्माण करने के लिए एक ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो हमें उनके प्रति संवेदनशील होकर हमें रक्षा नीति के निर्माण में कार्य करना पड़ेगा। ऐसे ये पड़ोसी देशों के साथ जो महाशक्तियां हैं उनके साथ उनके रिलेशन कैसे हैं वो भी डिपेंड करता है रक्षा के नीति के निर्माण में। अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध जो महाशक्तियां हैं जैसे चाइना है, अमेरिका है, रसिया है, इनके साथ कैसे हैं
उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में पाकिस्तान और चाइना, उसके क्या रिलेशन हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे वो जो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके निर्माण को लेके काफ़ी भारत उसका विरोध करता है, लेकिन वो एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे ही वो नेपाल की तरफ एक कोशिश कर रहा है कि भारत का और नेपाल के जो संबंध हैं उनको कैसे कमज़ोर किया जाए। बांग्लादेश के साथ भी जो चाइना के रिलेशन है वो लगातार सुधर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे ही म्यांमार के साथ चाइना के जो रिलेशन है वो बढ़ रहे हैं, मालदीव के साथ बढ़ रहे हैं, तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इससे आगे आता है भावी योजनाएं, कि हमें रक्षा नीति निर्माण के लिए भविष्य की योजनाएं कैसे बनाई जाएं। कौन सी योजनाएं हैं वो जो हमें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो तकनीकी विकास, कि हमें तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करनी पड़ेगी, नए नए हथियार हैं उनका निर्माण करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें हमें अपने देश में ही उसका विकास करना पड़ेगा। और विदेशों से जो हम हथियार खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और उसको हम कम करेंगे तो हमें अपने देश में जो निर्माण कर रहे हैं हथियारों का, टेक्नोलॉजी का है, तो उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसको अपनी जो सैनिक आवश्यकताएं हैं उनको हम अपने देश में निर्माण किए गए हथियारों के द्वारा उनकी पूर्ति करें। ये हमारे भविष्य की योजना होनी चाहिए। थैंक यू।